हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है नगिन बेस्ट डिजिटल लर्निंग चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं क्लास 12th की हिंदी बुक वितान भाग 2 का चैप्टर नंबर 4 डायरी के पन्ने, जिसके लेखक हैं एक राइटर है एन फ्रैंक, जो कोई लेखक नहीं है, कविकार नहीं है। वो सिर्फ एक आम लड़की है जो 60 लाख लोगों से तरफ से बोलने वाली एक आवाज़ को अपनी एक डायरी के माध्यम से यह लड़की उस आवाज़ को सब लोगों तक पहुंचाती है। एक ऐसी आवाज़ जो किसी संत या कवि की नहीं, बल्कि एक साधारण सी लड़की की है, जो इल्हा इहरबुर्ग की इस टिप्पणी के संदर्भ में एन फ्रैंक की डायरी के पठित अंशों पर करती है, विचार करती है कि यह बात बिल्कुल सही है कि डायरी नाजियों द्वारा यहूदियों पर किए गए अत्याचार का खुला दस्तावेज है। इसमें हमें द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यहूदियों की स्थिति, भय, भूख, आतंक, बीमारी, लाचारी आदि सभी स्थितियों को बहुत करीब से देखने व अनुभव करने को मिलता है। यह एकमात्र ऐसी डायरी है जो उस साधारण सी लड़की एन ने किसी ऐतिहासिक उद्देश्य से नहीं, अपितु अपने एकांत अज्ञातवास के समय बिताने के उद्देश्य से लिखी थी। वह कोई महान संत या कवि नहीं थी, फिर भी उसकी आवाज में से हमें यहूदियों का दुख जानने का अवसर प्राप्त होता है। दूसरे विश्व युद्ध में हिटलर ने यहूदियों को अनगिनत यातनाएं दी और उन्हें भूमिगत जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया था। डर इतना था कि लोग सूटकेस लेकर भी सड़क पर नहीं निकल सकते थे। इन्हें दिन का सूर्य और रात का चंद्रमा देखना भी वर्जित था। इन्हें राशन की कमी रहती थी और बिजली का कोटा भी नहीं था। ये फटे पुराने कपड़े, घिसे पिटे जूतों से काम चलाते थे। एन फ्रैंक की डायरी में भय, आतंक, भूख, प्यास, मानवीय संवेदना, हवाई हमले का डर, पकड़े जाने का डर, किशोर मन के सपने, प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता, अकेलेपन की पीड़ा आदि का वर्णन है। इस डायरी में कल्पना का अंश नाम मात्र का ही हो सकता है। इस तरह साधारण लड़की द्वारा रचित हुए यह 60 लखीय लोगों की आवाज बना जाती है। भाई, यह टिप्पणी बिल्कुल सही है। इस डायरी में बिल्कुल रियलिटी में यहूदियों द्वारा किए गए अत्याचारों के विषय में एन फ्रैंक ने इसमें लिखा है। तो चलिए हम डायरी को आगे बढ़ाते हैं। हमने पहली वीडियो में पार्ट 1 किया था, अब हम इसका पार्ट 2 करेंगे। हम चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। शुक्रवार 19 मार्च 1943 को एन फ्रैंक ने लिखा कि अभी 1 घंटा भी नहीं बीता था कि हमारी खुशी निराशा में बदल गई। भाई, 1 घंटा भी नहीं बीता था कि हमारी सारी खुशी निराशा में बदल गई। टर्की अभी युद्ध में शामिल नहीं हुआ है। भाई, टर्की अभी युद्ध में शामिल भी नहीं हुआ था। भाई, हुआ यह था कि एक केंद्रीय मंत्री ने यहाँ क्या कहा था कि टर्की जल्दी ही तटस्थता छोड़ देगा। भाई, टर्की जो है जल्दी ही इस तट को छोड़ देगा। डैम चौक पर अखबार बेचने वाला चिल्ला रहा था। भाई, डैम चौक पर जो अखबार बेचता है वो चिल्ला रहा था टर्की इंग्लैंड के पक्ष में है। भाई, टर्की जो है वो इंग्लैंड के पक्ष में है। अखबार उसके हाथ से झपटे जा रहे थे। इस तरह से हमने वह उत्साहवर्धक अफवाह सुनी। 1000 गिल्डर के नोट अवैध मुद्रा घोषित किए जा रहे थे। भाई, 1000 गिल्डर के जो नोट थे अवैध मुद्रा घोषित किए जा रहे थे। यह ब्लैक मार्केट का धंधा करने वालों और उन जैसे लोगों के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। भाई, उन लोगों के लिए जो ये नोट का धंधा करते थे उनके लिए बहुत बड़ा झटका था। लेकिन उससे बड़ा संकट उन लोगों का है जो तो भूमिगत है या अपने धन का हिसाब किताब नहीं दे सकते। ये सबसे बड़ा संकट तो उन लोगों के लिए था। भाई, या तो भूमिगत है या फिर अपने धन का हिसाब किताब नहीं दे सकते थे।
1000 गिल्डर का नोट बदलवाने के लिए आप इस स्थिति में हो कि ये नोट आपके पास आया कैसे, उसका सबूत भी नहीं देना होगा भाई, उसका सबूत भी नहीं होगा हमारे पास कि हम ये नोट कैसे हमारे पास आया। इन्हें हर कर अदा करने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है, लेकिन अगले हफ्ते तक ही 500 गिल्डर के नोट भी तभी बेकार हो जाएंगे। गिएज एंड कंपनी के पास अभी 1000 गिल्डर के कुछ नोट बाकी थे, जिनका कोई हिसाब किताब नहीं था। इन्हें कंपनी ने आगामी वर्षों के लिए अनुमानित कर अदायगी में निपटा दिया है। भाई जो गिएज कंपनी थी उन्होंने इसे निपटा दिया, अनुमानित कर अदायगी में निपटा दिया है। इसलिए फिलहाल तो गर्दन पानी के ऊपर ही है। भाई गर्दन जो है पानी के ऊपर ही है। 1000 के नोट तो खत्म कर दिए हैं। मिस्टर डसेल को कहीं से बाबा आदम के जमाने की पैरों से चलने वाली दांतों की ड्रिल मशीन मिल गई है। ये मिस्टर डिसेल को कहीं से ड्रिल मशीन मिल गई है। इसका मतलब संभवतः जल्दी ही हमारे मेरे दांतों का पूरा चेकअप हो जाएगा। भाई इसका संभवतः ये था कि मेरे दांतों का चेकअप हो जाएगा। जब घर के कायदे कानून मानने की बात आती है तो मिस्टर डमेल भयंकर रूप से आलस दिखाते हैं। भाई वो हमेशा आलस दिखाते हैं, कायदे कानूनों को नहीं मानते हैं। ना केवल वो चार्लोट से पत्राचार कर रहे हैं, और भी कई दूसरे लोगों के साथ भी चिट्ठी पत्री बनाए हुए हैं। मार्गरेट जो कि उनकी डच अध्यापिका है, उनके ये पत्र ठीक करती है। भाई मार्गरेट उनकी डच की अध्यापिका है, उनके ये पत्र ठीक करती है। पापा ने उन्हें मना किया है कि वे ये सब कारोबार बंद करें। मार्गरेट ने उनके पत्र ठीक करने बंद कर दिए हैं। भाई मार्गरेट ने भी उनके पत्र ठीक करने बंद कर दिए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वे अपनी चिट्ठी पत्री फिर से शुरू कर देंगे। भाई मुझे ये लगता है कि वो फिर से अपनी चिट्ठी पत्री ठीक करवाना शुरू कर देंगे। जनाब हिटलर घायल सैनिकों से बातचीत कर रहे हैं। हमने उन्हें रेडियो पर सुना। सचमुच यह सब कुछ करुणाजनक था। सवालों जवाबों का सिलसिला इस तरह से चल रहा था। मेरा नाम हेनरिक शापेल है। भाई इस तरह सवाल चल रहे थे और जवाब मिल रहे थे कि मेरा नाम हेनरी शापेल है। आप कहाँ जख्मी हुए थे? स्नालिदिग्राद के पास। किस किस्म का घाव है यह? दोनों पांव बर्फ की वजह से गल गए हैं। बाएं बाजू में हड्डी टूट गई है। ये बातें जस की तस दे रही हूँ जो मैंने रेडियो पर कठपुतलियों के खेल की तरह सुनी। भाई मैंने इस डायरी के पन्ने में एज इट इज़ मैं इन बातों को लिख रही हूँ जैसी मैंने कठपुतलियों की तरह बैठकर खेल की तरह मैंने रेडियो पर इन बातों को सुना। घायल सैनिक अपने अपने जैसे अपने जख्मों को दिखाते हुए गर्व महसूस कर रहे थे। जितने ज़्यादा घाव उतना ज़्यादा गर्व। भाई घायल सैनिक अपने जख्मों को दिखाते हुए बहुत गर्व महसूस कर रहे थे। भाई जितने ज़्यादा घाव होंगे उतना ज़्यादा उनको गर्व होगा। उनमें से एक तो हिटलर के हाथ मिलाने के ख्याल से ही इतना उत्साहित हुआ जा रहा था कि मेरे ख्याल से तो अभी भी वह उसी उत्साह में होगा। भाई मैंने सुना जब कि एक सैनिक तो हिटलर के साथ हाथ मिलाने के ख्याल से ही बहुत उत्साहित था कि वह एक शब्द भी नहीं बोल पाया। भाई जब उसकी बारी आई तो वो एक भी शब्द नहीं बोल पाया। मुझसे डसेल साहब का साबुन जमीन पर गिर गया था। मेरी किस्मत खराब थी कि मेरा पैर उस पर पड़ गया। भाई मेरे हाथ से डसेल साहब का साबुन नीचे गिर गया और मेरी ही किस्मत खराब थी कि उस साबुन पर मेरा ही पैर पड़ गया। अब पूरा साबुन ही खराब हो गया था। मैंने पापा से कहा मिस्टर डसेल को इसकी भरपाई कर दे। उनको हर महीने युद्ध के समय के घटिया साबुन की एक ही बट्टी मिलती है। भाई युद्ध के समय की एक बट्टी मिलती है। एन ने अपनी डायरी के पन्ने में लिखा। शुक्रवार 23 जनवरी 1944 को एन ने लिखा कि इधर के सप्ताहों में मुझे परिवार के वंश वृक्षों और राजसी परिवारों की वंशावली तालिकाओं के में खासी रुचि हो गई है। भाई इधर के सप्ताहों में मुझे भाई इस तरह के यहाँ रहने पर मुझे इस तरह वंश वृक्षों और राजसी परिवारों की वंशावली तालिकाओं में मेरी रुचि हो गई है। मैं इस नतीजे पर पहुंची हूँ
कि एक बार तुम खोजना शुरू कर दो तो तुम्हें अतीत के गहरे से गहरे उतरना पड़ेगा। भाई मैं इस प्रकार नतीजों पर पहुंच गई हूँ कि मैं अगर किसी चीज़ को एक बार खोजना शुरू कर देती हूँ तो अतीत की तरह गहरे से गहरे नीचे उतरती चली जाऊंगी। इस खोज से तुम्हारे हाथ और भी रोचक जानकारियां लगेगी। भाई मैंने यह नतीजा निकाला कि इस अगर हम इस तरह खोजेंगे तो हमारे हाथ रोचक से रोचक जानकारियां लगेगी। हालांकि जब मेरे स्कूल के काम की बात आती तो मैं बहुत मेहनत करती हूँ। भाई जब मेरे स्कूल के काम की बात आती तो मैं बहुत मेहनत करती और रेडियो पर बीबीसी की होम सर्विस को समझ सकती हूँ, और बीबीसी की होम सर्विस को रेडियो पर जो आती है उसको मैं समझ जाती हूँ। इसके बावजूद मैं अपने ज़्यादातर रविवार अपने प्रिय फिल्मी कलाकारों की तस्वीरें अलग करने और देखने में गुजारती हूँ। यह संग्रह अच्छा खासा हो चुका है। मिस्टर कुलगर मुझ पर हर सोमवार कुछ ज़्यादा ही मेहरबान होते हैं। भाई मिस्टर कुलगर मुझ पर हर सोमवार को बहुत ज़्यादा मेहरबान होते हैं और मेरे लिए सिनेमा एंड थिएटर पत्रिका के प्रति लेते लेते आते हैं। भाई जो मिस्टर कुलगर है वो मेरे लिए हर सिनेमा एंड थिएटर पत्रिका के प्रति लेते आते हैं। इस घर परिवार में ऐसे लोग भी जो जरा भी दुनियादार नहीं है। भाई इस घर परिवार में ऐसे लोग भी थे जो जिन्हें दुनिया से कोई लेना देना नहीं था। इसे पैसों की बर्बादी मानते हैं। भाई वो लोग इसे पैसों की बर्बादी मानते हैं, लेकिन इस बात पर हैरान भी होते हैं कि कैसे मैं एक साल के बाद भी किसी फिल्म के सभी कलाकारों के नाम ऊपर से नीचे तक सही सही बता सकती हूँ। भाई एक साल बाद भी किसी भी फिल्म के कलाकारों के नाम मैं ऊपर से नीचे तक सही सही बता सकती हूँ। बैप जो अक्सर छुट्टी के दिन अपने बॉयफ्रेंड के साथ फिल्म देखने जाती है, भाई बेप जो थी वो अक्सर छुट्टी के दिन अपने बॉयफ्रेंड के साथ फिल्म देखने जाती थी, शनिवार को ही मुझे बता देती है कि वो कौन सी फिल्म देखने जा रही है। तो मैं फिल्म के मुख्य नायक नायिकाओं के नाम समीक्षाएं फराटे से बोलना शुरू कर देती हूँ। हाल ही में मैं मम्मी ने फिक्रा कसा कि मेरी मम्मी ने मेरी तरफ से फिक्र की कि मुझे बाद में फिल्में देखने जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। भाई मेरी माँ ने फिक्र की कि ये तो बाद में फिल्में देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि मुझे सारी फिल्मों की कहानियाँ, नायकों के नाम और समीक्षाएं जबानी याद है। भाई एन को तो फिल्में देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जब भी मैं नई केश सज्जा बनाकर बाहर आती हूँ, भाई मैं बालों को अच्छे से सजा कर बाहर आती हूँ, मैं सबके चेहरों पर उगाई असहमति साफ साफ पड़ जा सकती हूँ। भाई सबके चेहरों पर असहमति साफ साफ पड़ सकती हूँ, और यह भी बता सकती हूँ कि कोई ना कोई ज़रूर टोक देगा। और यह भी मैं बता देती हूँ कि उनके चेहरों को देखकर कि अब मुझे कोई ना कोई ज़रूर टोकेगा। और यह भी बता सकती हूँ कि मैं फलाम फिल्म स्टार की नकल कर रही हूँ, और हर लोग यह भी बता देंगे कि मैं कौन से फिल्म स्टार की नकल कर रही हूँ। मेरा यह जवाब कि ये स्टाइल मेरा खुद का आविष्कार है। मैं इस यह जवाब नहीं दे सकती थी कि यह स्टाइल मेरा खुद का आविष्कार है, बल्कि वो लोग मुझे कहेंगे कि तुम किसी इस फिल्म स्टार की नकल कर रही हो। यह आधे घंटे से ज़्यादा नहीं टिका रहता। भाई यह स्टाइल, हेयर स्टाइल जो है मेरा, मजाक के रूप में लिया जाता। भाई जहाँ तक मेरे हेयर स्टाइल का सवाल है, यह आधे घंटे से ज़्यादा नहीं टिका रहता था। तब तक मैं उससे बोर हो चुकी होती हूँ। भाई उस हेयर स्टाइल से मैं आधे घंटे से ज़्यादा नहीं टिका सकती थी, क्योंकि मैं उससे बोर हो जाती थी। सबकी टिप्पणियाँ सुनते सुनते मेरे कान पकने लगते थे। भाई सब लोगों की टिप्पणी यानी हेयर स्टाइल के ऊपर अपने अपने विचार सुनते सुनते मेरे कान पक जाते थे। मैं सीधे गुसल खाने की तरफ लपकती थी, यानी गुसल खाने में भाग जाती थी, और मेरे बाल फिर से पहले की तरह उलझे और घुंघराले हो जाते थे। वही, और मैं पहले की तरह अपने बालों को उलझे और घुंघराले बना देती थी। तो एन का ये डायरी का पन्ना समाप्त होता है। अगला पन्ना बुधवार 28 जनवरी 1944। आज सुबह मैं सोच रही थी कि क्या तुमने अपने आप को कभी गाय समझा है। भाई आज सुबह मैं सोच रही थी कि क्या तुमने अपने आप को गाय समझा है, कि मैंने अपने आप को गाय समझा है, जिसे हर दिन मेरी बासी खबरें बार बार चबानी पड़ती है।
भाई जिसे हर दिन बासी खबरों को चबाना पड़ता है। इतनी इनकी अधिक जुगाली की तुम्हें उबासी आ जाए कि तुमने इतनी जुगाली की है कि तुम्हें उबासी आ जाए। तुम मन ही मन कामना करो कि ऐन कुछ नए समाचार दे। भाई तुम मन ही मन, वो किटी को कहती है कि तुम मन ही मन इस तरह कामना करती होगी कि ऐन अब कुछ नया समाचार देगी। सॉरी, तुम्हें ये नाली के सड़ते पानी की तरह नीरस लगता होगा। भाई मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ कि तुम्हें यह सब कुछ नाली के सड़ते हुए पानी की तरह नीरस लगता होगा, लेकिन जरा मेरी हालत की कल्पना करो। भाई तुम भी मेरी हालत की, मेरी कंडीशन की कल्पना करो, जिसे रोज रोज यही सुनना पड़ता है। भाई जिसे रोज रोज यही सब कुछ सुनना पड़ता है। अगर खाने के वक्त बातचीत राजनीति या अच्छे खाने के बारे में नहीं हो रही होती तो मम्मी या मिसेज वॉनदेन अपने बच्चों की उन कहानियों को लेकर बैठ जाती है। भाई अगर खाने के वक्त, खाना खाते समय राजनीति या अच्छा खाने के बारे में बातचीत ना हो तो मम्मी और मिसेज वानदेन अपने बच्चों की कहानियों को लेकर बैठ जाती है, जो हम 1000 बार सुन चुके हैं कि फिर डिसेल शुरू हो जाते हैं। खूबसूरत रेस के घोड़े, उनकी चारलोट का महंगा वार्डरोब, लीक करती नावें, 4 बरस की उम्र में तैर सकने वाले बच्चे, दर्द करती मांसपेशियां, डरे हुए मरीज, ये सब किस्से उनके शुरू हो जाते हैं। इन सारी बातों का निचोड़ ये है, भाई इन सभी बातों का निचोड़ यह निकलता है कि जब भी हम 8 में से कोई भी अपना मुंह खोलता है, बाकी 7 उसके लिए कहानी पूरी कर सकते हैं। भाई हम 8 लोग वहाँ पे गोदाम में रह रहे थे, उनमें से कोई एक अगर मुंह खोलता तो बाकी 7 लोग उस कहानी को पूरा कर सकते थे। किसी भी लतीफ़े को सुनने से पहले ही हम उसकी पंच लाइन पता होती थी। भाई हम 8 में से 7 लोगों को अगर कोई लतीफ़ा शुरू करता तो उसकी वो 5 लाइनें पूरी कर देते थे। नतीजा यह होता कि लतीफ़ा सुनाने वाले को अकेले हंसना पड़ता है। अलग अलग गवाले, राशन वाले, कसाई, जो घरों की इन 2 भूतपूर्व मालकिनों के संपर्क में आए, इतनी बार उनके चरित्र चित्रण हो चुके हैं कि हमारी कल्पना शक्ति में उनसे जोड़ने के लिए कुछ भी नहीं बचा। भाई कल्पना शक्ति में हम उनको जोड़े, कुछ भी ऐसा नहीं बचा। इन 2 मालकिनों ने, घर की नई मालकिनों ने उन्हें इतना बखान किया कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। एनेक्सी की यह हालत है कि यहाँ नया या ताज़ा सुनने सुनाने को तो कुछ भी नहीं बचा है। फिर भी इन सारी चीज़ों में ताज़ा सुनने सुनाने को कुछ भी नहीं बचा है। लोगों को नमक मिर्च लगाकर वह सब कुछ दोहराने की आदत ना होती तो मिस्टर कलीमेन जॉन मिएब पहले ही बता चुके होते कि कई बार मैं मेज के नीचे अपने आप को खुद चिकोटी काट कर रोके रहती हूँ। भाई मैं मेज के नीचे, कई बार मैंने मेज के नीचे अपने आप को खुद चिकोटी काट कर चिमटी काट कर रोके रखती हूँ, कहीं किसी को टोक ना दूँ। भाई मैं किसी को कहीं टोक ना दूँ, जो कुछ कोई बोलता है तो बोलने दो। छोटे बचकर खासकर ऐन कभी भी किसी बड़े को टोकने, सही लाइन पर लाने की हिमाकत ना करें। वे खासकर ऐन किसी को भी बड़े को टोकने की या सही लाइन पर लाने की हिमाकत ना करें, भले ही उसकी गाड़ी पटरी से उतरी जा रही हो और उनकी कल्पना शक्ति का दिवाला पिट चुका हो। वे भले ही किसी की गाड़ी पटरी से उतर रही हो या फिर उनकी कल्पना शक्ति का दिवाला पिट रहा हो, पर उन्हें बीच में टोकने की हिमाकत कोई ना करे। जॉन और मिस्टर कलीमैन को अज्ञातवास में छुपे या भूमिगत हो गए लोगों के बारे में बात करना अच्छा लगता है। वे जानते हैं कि हम अपने हालत में जी रहे हैं। भाई हम अपने जैसी हालत में जी रहे हैं, लोगों की बातें जानने के इच्छुक है। भाई वो जिस हालत में जी रहे हैं उनको पता है, फिर भी वो लोगों की बातों को जानने के इच्छुक है। हमें उन सब की तकलीफ़ों से हमदर्दी है जो गिरफ्तार हो गए हैं। भाई वो कहते हैं कि हमें उन लोगों की, सब लोगों की तकलीफ़ों से हमदर्दी है जो लोग गिरफ्तार हो गए हैं, और उन लोगों की खुशी में हमारी खुशी है जो कैद से आज़ाद कर दिए गए हैं। भाई जो लोग कैद से आज़ाद कर दिए गए हैं
उनकी खुशी में हमारी खुशी है। भूमिगत होना और अज्ञातवास में चले जाना अब आम बात हो गई है। हाँ, कई प्रतिरोधी दल भी हैं, जैसे फ्री नीदरलैंड्स, जो नकली पहचान पत्र बनाते हैं, अज्ञातवास में छुपे लोगों को वित्तीय सहायता देते हैं, युवा ईसाइयों के लिए काम तलाशते हैं। कितनी हैरानी की बात है कि ये लोग अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों की मदद के लिए कितना काम कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारी मदद करने वालों का है कि हमारी आज तक मदद करते आए हैं, और उम्मीद तो यह है कि हमें सुरक्षित किनारे तक ले आएंगे। इसका कारण यह है कि अगर वे ऐसा नहीं करते तो उनकी किस्मत भी हमारी जैसी हो जाएगी। तो इसका कारण यह है कि अगर वो हमारे लोगों की मदद नहीं करते तो उनकी किस्मत भी हमारी जैसी हो जाएगी। इसका भाई उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम उनके लिए मुसीबत है। भाई उन लोगों ने कभी यह नहीं कहा कि हम उनके लिए मुसीबत है। वे रोजाना ऊपर आते, पुरुषों से कारोबार और राजनीति की बात करते हैं, महिलाओं से खाने और युद्ध के समय की मुश्किलों की बात करते हैं, बच्चों से किताबों और अखबारों की बात करते हैं। वे हमेशा खुश दिल दिखने की कोशिश करते हैं, जन्मदिनों और दूसरे मौक़ों पर फूल और उपहार लाते हैं, हमेशा हर संभव मदद करते हैं। हमें ये बातें कभी भी नहीं भूलनी चाहिए। ऐसे में जब जो दूसरे लोग जर्मनी के खिलाफ युद्ध में बहादुरी दिखा रहे हैं, हमारे मददगार रोजाना अपनी बेतरहीज भावनाओं और प्यार से हमारा दिल जीत रहे हैं। अजीब अजीब कहानियां चल रही है, उनमें काफ़ी सच भी हैं। अभी मिस्टर कलीमेन गोल्डरलैंड में भूमिगत हो चुके हैं। आदमियों और पुलिस वालों ने के बीच हुए फुटबॉल मैच का जिक्र कर रहे थे। हिल्वरसम में नए राशन कार्ड जारी किए गए। ऐसे लोगों को जो अज्ञातवास में रह रहे हैं, राशन खरीदने की सुविधा हो सके। अगर राशन कार्ड ना हो तो एक कार्ड के लिए 60 गिल्डर देने पड़ते हैं। जिले में अज्ञातवास में रह रहे सभी लोगों से रजिस्ट्रार ने आग्रह किया कि वे फला दिन एक अलग मेज पर आकर अपने कार्ड ले जाए। इन सब के साथ ये भी ख्याल रखना पड़ता है कि इस तरह की चालाकियों की जर्मनी को हवा भी ना लगे। भाई इन सब चीज़ों की उन्हें यह भी ध्यान रखना पड़ता है कि जर्मनी को कहीं इन चालाकियों की हवा ना लग जाए। भाई एन ने अपनी चिट्ठी के पन्ने में, डायरी के पन्ने में ये सब कुछ लिखा। अगला पन्ना, एन ने चिट्ठी लिखी, बुधवार 29 मार्च 1944 को कैबिनेट मंत्री मिस्टर बोल्केस्टीन ने लंदन से डच प्रसारण में कहा कि युद्ध के बाद युद्ध का वर्णन करने वाली डायरियों और पत्रों का संग्रह किया जाएगा। भाई उन्होंने कहा कि युद्ध के बाद युद्ध का वर्णन करने वाली जो भी डायरियां और पत्र होंगे उनका संग्रह किया जाएगा। और फिर हर कोई मेरी डायरी पर झपट पड़ा। भाई घर में बाकी सब लोग मेरी डायरी पर झपट पड़े। सोचो ये कितना दिलचस्प होगा। जब मैं इस गुप्त एनेकेसी के बारे में छपवाऊंगी, उसका शीर्षक ही ऐसा होगा कि लोग इसे एक जासूस कहानी समझेंगे। भाई जब मैं इसे छपवाऊंगी, इसका शीर्षक ऐसे होगा कि लोग इसे एक जासूसी कहानी समझेंगे। मैं सही बता रही हूँ। युद्ध के 10 साल बाद लोग इससे कितना चकित होंगे जब उन्हें पता चलेगा कि हम लोग कैसे रहते थे, हम क्या खाते थे, और यहूदियों के रूप में अज्ञातवास में हम क्या क्या बातें करते थे। हालांकि मैं तुम्हें इस जीवन के बारे में काफ़ी कुछ बता चुकी हूँ, फिर भी तुम अभी भी थोड़ा सा ही जान पाई हो। हवाई हमले के दौरान औरतें कैसे डर जाती है। अब देखो ना, पिछले रविवार जब 350 ब्रिटिश वायुयानों ने इंजुमिडेन पर 550 टन गोला बारूद बरसाया तो हमारे घर ऐसे कांप रहे थे जैसे हवा में घास की पत्तियां, या हमारे इन घरों में कैसी महामारियां फैली हुई है। भाई इस तरह वो कांप रहे थे जब हवाई हमला हुआ। तुम्हें इन सब की कुछ खबर नहीं है। सब कुछ तुम्हें बताने में पूरा दिन लग जाएगा। लोगों को सब्जियां व सभी प्रकार के सामानों के लिए लाइनों में खड़े होना पड़ता है। डॉक्टर अपने मरीजों को नहीं देख पाते क्योंकि उन्होंने पीठ मोड़ी नहीं,
कि उनकी कारें और मोटरसाइकिलें चुरा ली जाती है। भाई डॉक्टर लोग अपने मरीजों को नहीं देख पाते, क्योंकि अगर उन्होंने डॉक्टरों को मरीजों को देखा तो उनकी गाड़ी और मोटरसाइकिलें चुरा ली जाती हैं। चोरी चाकरी इतनी बढ़ गई कि डच लोगों ने में अंगूठी पहनने का रिवाज तक नहीं रह गया। भाई इतनी चोरी बढ़ गई उस समय कि लोग अंगूठी पहनने भी छोड़ दी। छोटे छोटे बच्चे 8-8 10-10 बरस के होंगे, लेकिन लोगों के घरों की खिड़कियां तोड़कर घुस जाते हैं और जो भी हाथ लगा उठा ले जाते हैं। छोटे छोटे 8-8 10-10 साल के बच्चे भी घरों में खिड़कियां तोड़कर चोरी करके भाग जाते हैं। लोग 5 मिनट के लिए भी अपना घर छोड़ने की हिम्मत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लौटने पर उन्हें घर में झाड़ू फ्री मिलेगी। किए गए टाइपराइटर, ईरानी कॉलोनी कालीन, बिजली के चलने वाली घड़ियां, कपड़ों आदि को लौटाने के लिए अखबारों में इनाम के विज्ञापन आए। दिन पढ़ने को मिलते हैं भाई, पूरे दिन पढ़ने को मिलते रहे। गली गली नुकड़ों पर लगी बिजली से चलने वाली घड़ियां लोग उतार ले गए और सार्वजनिक टेलीफोनों का पुर्जा पुर्जा गायब हो चुका है। डचों की नैतिकता अच्छी नहीं है भाई, जो डच लोग थे उनकी नैतिकता अच्छी नहीं थी। सब भूखे हैं, नकली काफ़ी को छोड़ दो भाई, तो एक हफ्ते का राशन 2 दिन भी नहीं चल पाता। अभी और क्या देखना बाकी है। पुरुषों को जर्मनी भेजा जा रहा है भाई, यहाँ पर पुरुषों को जर्मनी भेजा जा रहा है। बच्चे बीमार हैं और फिर भूख से बेहाल है। सब लोग फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं, घिसे पिटे जूते पहनकर काम चला रहे हैं। ब्लैक मार्केट में जूते का नया तला 7.5 गिल्डर का मिलता है। इसके अलावा बहुत कम मोची मरम्मत का काम कर रहे हैं। यदि वे करते भी हैं तो 4 महीने इंतजार करना पड़ेगा। इस बीच जूता गायब हो चुका होगा भाई, इस बीच में तो जूता ही गायब हो जाता 4 महीने के समय में। तो इसका एक लाभ भी हुआ कि खाना जितना खराब होता जा रहा है, बिक्री उतनी ही गंभीर हो रही है। सरकारी लोगों पर हमले की घटनाएं बढ़ती जा रही है। खाद्य कार्यालय, पुलिस अधिकारी सभी या तो अपने साथी नागरिकों की मदद कर रहे हैं या उन पर कोई आरोप लगाकर जेल में भेज देते हैं। सौभाग्य से बहुत कम डच लोग गलत पक्ष में हैं। जो डच लोग हैं सौभाग्य से बहुत ही कम गलत पक्ष में है, ये एन ने अपनी चिट्ठी में लिखा। अगली चिट्ठी एन ने मंगलवार 11 अप्रैल 1944 में लिखी कि मेरा सिर घूम रहा है, समझ में नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ। गुरुवार जब मैंने तुम्हें पिछली बार लिखा था कि जब कुछ ठीक ठाक था, शुक्रवार गुड फ्राइडे हम मोनोपोली खेल खेलते रहे। शनिवार भी हम यही खेल खेले। दिन पता ही नहीं चला कि कहाँ बीत गया। शनिवार कोई 2 बजे का वक्त रहा होगा, तेज गोलाबारी शुरू हो गई। मैं शनिवार को दोपहर में 2 बजे अचानक से गोलाबारी शुरू हो गई। मशीन गनें चलने लगी। मर्द लोगों का यही कहना था, बाकी लोगों के लिए सब कुछ शांत था भाई। मर्द लोग यही कह रहे थे और बाकी लोग शांत थे। रविवार दोपहर के वक्त मेरे आमंत्रण पर पीटर 4:30 बजे मुझसे मिलने के लिए आया भाई। मैंने पीटर को बुलाया और 4:30 बजे वो मुझसे मिलने आया। 5:15 बजे हम ऊपर सामने वाली अटारी पर चले गए। वहाँ हम 6 बजे तक रहे। 6 बजे से 7:15 बजे तक रेडियो पर बहुत ही खूबसूरत मोटरजाट संगीत बज रहा था भाई, बहुत ही खूबसूरत संगीत बज रहा था। मुझे रात्रि राग बहुत ही भले लगे भाई, बहुत अच्छे लगे। मैं रसोई में तो संगीत सुन ही नहीं पाती, क्योंकि दिव्य संगीत मेरी आत्मा की गहराइयों में उतरता चला जाता है। जो बहुत अच्छा दिव्य संगीत होता है वो मेरी आत्मा की गहराइयों में उतरता चला जाता है। रविवार के दिन पीटर स्नान नहीं कर पाया था। नहाने का टब नीचे ऑफिस में गंदे कपड़ों से भरा हुआ था। हम दोनों ऊपर अटारी पर एक साथ गए। हम दोनों आराम से बैठ सके, इसलिए मुझे जो भी कुशन सामने नजर आया मैं ऊपर लेती गई। हम एक पेटी पर बैठ गए। अब हुआ यह कि एक तो वह पेटी बहुत छोटी थी और दूसरे कुशन भी छोटा सा
ही था। हम दोनों एक दूसरे के से बहुत सटकर बैठे हुए थे। सहारा लेने के लिए हमारे पीछे दो और पेटियां थी ही। मोची हमें कंपनी देने के लिए हमारे साथ थी। अचानक 8:45 बजे मिस्टर वान दान ने सीटी बजाई और पूछा कि कहीं हम मिस्टर डसेल का कुशन तो नहीं ले आए। हम कूदे और कुशन लेकर सीधे नीचे आ गए। बिल्ली और मिस्टर वांदान हमारे साथ थे। वह कुशन के सारे झगड़े की जड़ था। डसेल इसलिए खफा था कि मैं वो तकिया उठा लाई थी जिसे वे कुशन की तरह इस्तेमाल करते थे। उन्हें डर था कि उनके तकिए पर पिस्सू चिपक जाएंगे। उन्होंने सारे घर को सिर पर उठा रखा था क्योंकि हम उनका कुशन उठा लाए थे। बदला लेने की नीयत से पीटर और मैंने उनके बिस्तर में दो कड़े ब्रश घुसेड़ दिए, जिनके लेकिन जब मिस्टर डसेल ने तय किया कि जाकर अपने कमरे में बैठेंगे तो हमें ये ब्रश निकाल लेने पड़े। इस छोटे से प्रहसन पर हम हंसते हंसते लोटपोट हो गए, लेकिन हमारा हंसी मजाक जल्दी ही खत्म हो गया। 9:30 बजे पीटर ने हौले से दरवाजा खटखटाया। पापा ने कहा कि वे जरा ऊपर आए और अंग्रेजी का एक कठिन वाक्य में दिक्कत आ रही है। वे पापा ने जल्दी ही दरवाजा बुलाया उसे और कहा कि अंग्रेजी के एक वाक्य में उसे दिक्कत आ रही है, उसे सोल्व करे। मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आ रहा था। मैंने मार्गरेट से कहा, तय है कि पीटर ने किसी और बहाने से यह बात कही है। जिस तरीके से मर्द लोग बात कर रहे हैं, मैं शर्त लगा कर कह सकती हूँ कि सेंध मारी हो रही थी। भाई मैं यह बात शर्त लगा कर कह सकती हूँ कि कोई और बात है जिस तरह ये मर्द लोग बात कर रहे हैं। मिस्टर पिताजी, मिस्टर वानदान और पीटर लपक कर नीचे पहुंच गए। मार्गरेट, माँ, मिसेज वानदान और मैं ऊपर इंतजार करते रहे। भाई मर्द लोग सारे लपक कर नीचे आ गए और हम सभी ऊपर इंतजार करते रहे। चार डरी सहमी औरतें बातें ही तो कर सकती हैं। भाई हम चारों डरी सहमे बातें ही कर सकते हैं। जब तक हमने नीचे जोर का एक धमाका नहीं सुना, हम बातों में लगी रही। भाई जब हमने नीचे जोर का धमाका सुना तब तक हम बातें ही करते रहे। उसके बाद का मामला है, मेरा सोचना सही था। भाई मैं जो सोच रही थी सही सोच रही थी। उसी वक्त गोदाम में सब कुछ शांत हो गया। घड़ी ने 9:45 बजाए। हमारे चेहरों का रंग उड़ चुका था। इसके बावजूद कि हम डरे हुए थे, हम शांत बने रहे। आदमी लोग कहाँ थे? ये धमाके की आवाज़ कैसी थी? क्या वे लोग सेंध मारों के साथ लड़ रहे थे? हम डर के मारे सोच भी नहीं पा रहे थे। हम सिर्फ इंतजार ही कर रहे थे कि आदमी लोग ऊपर आए। 10 बजे सीढ़ियों पर कदमों की आवाज़ आई। पापा का चेहरा पीला पड़ चुका था। वे नर्वस थे। पहले वे भीतर आए, उसके पीछे मिस्टर वानदान। बत्तियाँ बंद कर दो, दबे पांव ऊपर वाली मंजिल पर चले जाओ। भाई पापा और मिस्टर वानदान आए और उन्होंने कहा, बत्तियाँ बंद कर दो और दबे पांव ऊपर वाली मंजिल पर चले जाओ, पुलिस के आने की आशंका है। अब डरने का वक्त भी नहीं बचा था। बत्तियाँ बुझा दी गई थी। मैंने फटाफट एक जैकेट उठाई। हम ऊपर जाकर बैठ गए। हमें कुछ भी बताने वाला कोई भी नहीं था। मर्द लोग वापस नीचे जा चुके थे। वे चारों 10 बजे तक 10 मिनट तक वापस ही नहीं आए। दो लोग पीटर की खुली खिड़की में से निगाह रख रहे थे। भाई अब डरने का वक्त भी नहीं बचा था। भाई हम लोग डर भी नहीं सकते थे और बत्तियां भी बुझा दी गई थी। और मैंने फटाफट एक जैकेट उठाई और हम ऊपर जाकर बैठ गए। हमने कुछ वहाँ पर कुछ भी बताने वाला कुछ भी नहीं था, हमें कुछ भी समझाने वाला नहीं था। भाई आदमी लोग भी नीचे जा चुके थे और 10 मिनट तक तो वो भी ऊपर नहीं आए थे, लेकिन हम लोग पीटर की खिड़की में से, खुली खिड़की में से निगाह रख रहे थे। सीढ़ियों के बीच वाले दरवाजे पर ताला जड़ दिया गया। बुककेस बंद कर दिया गया। हमने रात को जलाई जाने वाली बत्ती पर एक स्वेटर डाल दिया। तब उन्होंने हमें सब कुछ बताया कि क्या हुआ था। भाई उन्होंने, आदमी लोगों ने हमें फिर उसके बाद बताया कि उस दिन क्या हुआ था। पीटर अभी सीढ़ियों पर ही था कि उसने जोर के दो धमाके सुने।
वह नीचे गया और देखता क्या है कि गोदाम के दरवाजे में से बाईं तरफ का आधा फट्टा गायब है। वह लपक कर ऊपर आया, होम गार्ड्स को चौकन्ना किया। भाई वो एकदम ऊपर आया ये सब देखकर और होम गार्ड्स को चौकन्ना किया। वे चारों लपके लपके नीचे गए। जब वे गोदाम में पहुंचे तो सेंधमार अपने धंधे में लगे हुए थे। बिना सोचे समझे मिस्टर वानदान चिल्लाए, पुलिस! बाहर भागने की आवाज आई। सेंधमार भाग चुके थे। फटे को दोबारा उसकी जगह पर लगाया गया। भाई उस फट्टे को उसकी जगह पर लगाया गया ताकि पुलिस को गैप का पता ना चले। लेकिन अभी एक पल भी नहीं बीता था कि फट्टा फिर वापस नीचे गिरा दिया गया। एक पल भी नहीं बीता था, 1 मिनट भी नहीं हुआ था कि फट्टे को वापस नीचे गिरा दिया गया। पुरुष लोग सेंधमारों की ढिठाई पर हैरान थे। वे उनकी ढीठपन पे हैरान थे। मिस्टर वानदान पीटर गुस्से के मारे थरथराने लगे। मिस्टर वानदान ने दरवाजे पर कुल्हाड़ी का एक जोरदार प्रहार किया। उसके बाद सब कुछ शांत हो गया। एक बार फिर फट्टे को उसकी जगह पर जमाया गया और एक बार फिर उसका यह प्रयास निष्फल कर दिया गया। बाहर की तरफ से एक आदमी और एक औरत टॉर्च की रोशनी फेंकते दिखाई दिए। क्या मुसीबत है? उन आदमियों में से एक भुनाया। लेकिन अब संकट यह था कि उनकी भूमिकाएं बदल चुकी थी। अब वे पुलिस की बजाय सेंध मारो वाली हालत में आ गए थे। चारों लपक कर ऊपर आए। डसेल और मिस्टर वानदेन से डसेल साहब की किताबें उठाई। पीटर ने दरवाजा खोला, रसोई तथा प्राइवेट ऑफिस की खिड़कियां खोली, फोन को नीचे फर्श पर पटका और आखिरकार चारों बुक केस के पीछे पहुंचने में सफल हो गए। भाई एन ने अपनी इस डायरी के पन्ने में इस तरह बताया कि किस तरह उसने यह सब कुछ डर के मारी उस दिन क्या हुआ, किस तरह उनके पिता ने, मिस्टर वानदान ने और पीटर ने किया और किस तरह हम चारों औरतों ने डरकर शांत स्वभाव से किस तरह हमने उनका इंतजार किया और सेंधमारों ने किस तरह उनके साथ व्यवहार किया और किस तरह वो पुलिस के आने के डर रहे थे और किस तरह उन्होंने, क्योंकि वो वहाँ पर छुपकर बैठे हुए थे, वो सिर्फ से अब पुलिस की बजाय सेंधमारों से भी डरने लगे थे। और अब आगे की डायरी को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। हमने यहाँ तक देखा और समझा, अब आगे हम, ताकि हमें प्रश्न उत्तर करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम आगे चैप्टर अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इनको अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए धन्यवाद।